दोस्तों, बंगाल के इलेक्शन जो 2026 में हुए, यहाँ पे सरकार नहीं बदली, इतिहास बदला है, हिस्ट्री बदली है। तो आइए आज इस वीडियो में डिकोड करते हैं कि क्या ऐसा हुआ कि ममता बनर्जी की सरकार गिरी। 15 सालों से वहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से हर बार मेजॉरिटी से जीतती हुई ममता आज इतनी बुरी तरह क्यों हारी कि अपनी खुद की सीट हार गई। बीजेपी ने ऐसा क्या किया कि 3 सीट से आज 200 से ज़्यादा सीट ले गई, और इसको बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से, बगैर किसी पार्टी का फेवर करते हुए या अपोजिट करते हुए, हम इसको एक इलेक्शन स्ट्रैटेजी की नज़र से, एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की नज़र से देखते हैं, जहाँ से क्या सीख ली जा सकती है अगर आप पॉलिटिक्स में, क्या सीख ली जा सकती है अगर आप बिजनेस में हैं, कि कैसे एक स्ट्रैटेजी के साथ जीता जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं, बने रहिएगा एंड तक, और चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, एक तरफ ममता बनर्जी 2011 में 34 साल पुरानी कम्युनिस्ट सरकार गिराई, या 34 साल पुरानी कम्युनिस्ट सरकार को गिरा के वो जीती। और दूसरी तरफ बीजेपी, जो कभी बंगाल में एक छोटी सी पार्टी जिसका कोई वजूद नहीं, कोई पहचान नहीं और कोई भी प्रेजेंस नहीं, 2016 में बीजेपी की सिर्फ 3 सीटें, और 2021 में बीजेपी पहुंची 77 सीटों तक, और 2026 में 200 से ज्यादा सीटों पे बीजेपी जीती है, और ममता जी की पार्टी टीएमसी की सिर्फ आई 81 सीटें। तो अगर इलेक्शन कमीशन के लेटेस्ट रिजल्ट में बीजेपी 206, एआईटीसी 81, कांग्रेस 2, सीपीआईएम 1। तो दोस्तों, ये इलेक्शन नहीं है, ये 10 साल की एक स्ट्रेटजी है बीजेपी की, कि किस तरीके से उन्होंने स्ट्रेटेजाइज करके एक टारगेट बनाया, एक गोल लिया कि 2026 में बीजेपी को बंगाल में जीतना है और ममता की सरकार को हराना और हटाना है। एक ये सोची समझी स्कीम, सोची समझी प्लानिंग के साथ पूरा थिंक टैंक, पूरी मशीनरी बीजेपी की, सोशल मीडिया, बहुत सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स, अमित शाह, मोदी जी और भी बहुत सारे लोग इस पे जुड़े, एकजुट होके एक रणनीति बनाई गई। तो दोस्तों, ये बूथ वर्कर के प्रेजेंस का रिजल्ट है, ये एक सोची समझी रणनीति और एक स्ट्रेटेजी का रिजल्ट है, और ये पेशेंस का रिजल्ट है। जी हाँ, पेशेंस जो 10 साल तक रखी गई, 10 साल तक तैयारी की गई। 10 साल एक छोटा अरसा नहीं होता है, बहुत से लोग मैदान छोड़ जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी, बिजनेस में क्या लोगों के पास इतनी पेशेंस होती है कि 10 साल एक स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने में लग जाए तब जीत हासिल हो। मैं तो इतने छोटे बिजनेसेस को जानता हूँ जो साल, 2 साल, 3 साल में मैदान छोड़ जाते हैं, 10 साल में 90% बिजनेस ही बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी सीख है कि 10 साल पेशेंस रख के कैसे एक जीतने की स्ट्रेटजी, कैसे एक सक्सेस की स्ट्रेटजी बनाई जाती है। आइए इसको डिकोड करते हैं। तो दोस्तों, बंगाल को समझना जरूरी है। बंगाल कोई नॉर्मल पॉलिटिकल स्टेट नहीं है। बंगाल एक भावनाओं का स्टेट है, एक इमोशंस का स्टेट है। बंगाल आइडियोलॉजी का स्टेट है। जी हाँ, बंगाल एक कल्चर, जी हाँ, आर्ट, और भी बहुत सारी आर्ट और कल्चर बंगाल से आता है। बंगाल एक कल्चर का स्टेट है। बंगाल में पॉलिटिक्स सिर्फ वोट से नहीं चलती, इसलिए बंगाल में इलेक्शन जीतना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होता। शुरू में कांग्रेस से रूल किया, उसके बाद लेफ्ट फ्रंट ने 34 साल बंगाल में रूल किया। 1977 से 2011 तक लेफ्ट फ्रंट की सरकार रही 34 साल बंगाल में, और ये दुनिया की सबसे लंबी कम्युनिस्टों द्वारा चलाई हुई एक डेमोक्रेटिक पार्टी गवर्नमेंट में होना मानी जाती है। 34 साल एक जनरेशन पैदा हुई, बड़ी हुई, शादी हुई, बच्चे हुए, लेकिन बंगाल में सरकार वही रही, और लेफ्ट का कैडर हर गांव तक था। बंगाल के यूनियन लेवल तक था, स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स तक था, टीचर्स यूनियन तक भी था, फैक्ट्री यूनियन तक था, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के कल्चर तक था। आप समझ सकते हैं कि लेफ्ट फ्रंट की जड़ें कितनी गहरी थी बंगाल में। तो इसलिए जब ममता बनर्जी ने लेफ्ट को हराया, तो वो सिर्फ एक इलेक्शन विक्ट्री नहीं थी, वो बंगाल में एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक था, एक जलजला था, वो एक भूकंप था। अब बात करते हैं ममता बनर्जी का
राइज इन पॉलिटिक्स। ममता बनर्जी ने सड़क से नीचे से उठ के अपनी एक पहचान बनाई बंगाल में, पॉलिटिक्स में। उनका इमेज था हमेशा एक फाइटर का, उनका इमेज था दीदी का। प्यार से, इज्जत से, रिस्पेक्ट से उन्हें लोग दीदी कहते थे। उनका एक इमेज था गरीबों के साथ खड़ी होने वाली लीडर का। सिंगूर और नंदीग्राम मूवमेंट ने ममता को बंगाल के आम आदमी का सिंबल बना दिया। तो दोस्तों, ममता ने एक पावरफुल नैरेटिव बनाया, माँ, मति और मानुष। जी हाँ, माँ, मति और मानुष, मदर, मदरलैंड एंड पीपल। क्या पावरफुल नैरेटिव है। सिंपल स्लोगन था लेकिन बड़ा ही इमोशनल स्लोगन था। जी हाँ, बड़ा ही इमोशनल स्लोगन था। ये बंगाल की जनता के दिल को टच करने वाला स्लोगन था। तो नतीजा 2011 में ममता बनर्जी की पार्टी ने लेफ्ट फ्रंट की सरकार को, कम्युनिस्ट सरकार को 34 साल बाद हरा के वो इलेक्शन जीता। और वो लेफ्ट फ्रंट का एंड था बंगाल में। और 2011 में ममता बनर्जी पावर में आई। तो 2011 से 26 तक 15 साल ममता बनर्जी, उसकी पार्टी ने बंगाल में रूल किया। जी हाँ, 15 साल थोड़ा अरसा नहीं होता, लेकिन पॉलिटिक्स का एक रूल सिंपल है। तो दोस्तों, जो लीडर सिस्टम से लड़कर जीतता है, अंदर आता है, वो कभी कभी खुद सिस्टम बन जाता है। तो बात करते हैं ममता ने आखिर लेफ्ट को हराया कैसे। 3 चीजों से। लेफ्ट आइडियोलॉजी में स्ट्रांग था ममता, इमोशन में स्ट्रांग थे। और इमोशन आपको मालूम है जनता से दिल से कनेक्ट करता है। लेफ्ट के पास केडर था, ममता के पास एक एंगर था, एक गुस्सा था। लेफ्ट के पास एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था, ममता के पास पब्लिक पेन था, जनता का दर्द था। दूसरा, ग्रास रूट मूवमेंट। ममता ने गांव-गांव में, गली-गली में बंगाल की जनता के साथ जुड़ के एक मूवमेंट चलाया। और सिंगूर और नंदीग्राम की मूवमेंट ने उन्हें लेफ्ट के अगेंस्ट एक फेस बना दिया। और ममता ने उस टाइम में लोगों को ये महसूस करा दिया कि सरकार पावरफुल है, लेकिन आप उससे ज्यादा पावरफुल है। जनता सरकार से ज्यादा पावरफुल होती है। दूसरा, तीसरा रीजन था लेफ्ट की फटीग, मतलब लेफ्ट अब थक गई थी, 34 साल में कंप्लेसेंट हो जाती हैं, क्योंकि पावर एक कंफर्ट क्रिएट करती है। और कंफर्ट एरोगेंस, जी हाँ, घमंड क्रिएट करता है। और जहां घमंड आया वहां जनता से डिस्कनेक्ट क्रिएट हो जाता है, जनता से कनेक्शन खत्म, जुड़ना खत्म। और जहां नेता जनता से डिस्कनेक्ट हुआ वहां वो हारा। तो 2011 में बंगाल की जनता ने लेफ्ट को कहा बहुत हो गया। और यही हुआ 2026 में बंगाल की जनता ने टीएमसी को कहा अब तुम भी बहुत हो गया। अब बात करते हैं बीजेपी का जो ये रिकॉर्ड विन है, इनकी जर्नी क्या रही, इनकी स्ट्रेटेजी क्या रही। क्योंकि बीजेपी बंगाल में एक दिन में स्ट्रांग नहीं बनी। 2014 में लोकसभा के इलेक्शन में बंगाल में बीजेपी पे सिर्फ 2 सीटें आई। 2016 के असेंबली इलेक्शन में सिर्फ 3 सीटें आई। 2019 के फिर से लोकसभा इलेक्शन में अब थोड़ी सी तरक्की हुई, 18 सीटें आई। और टीएमसी 22 सीटों से आई। और यहाँ पर बीजेपी का वोट शेयर तकरीबन 40% के आसपास पहुंच गया। 2021 असेंबली में बीजेपी ने 77 सीट जीती, टीएमसी ने 200 प्लस सीट रिटेन की। 2021 में टीएमसी का वोट शेयर 48% और बीजेपी का वोट शेयर था 38%। 2024 लोकसभा में टीएमसी ने कमबैक किया और 29 सीटें जीती और बीजेपी को सिर्फ 12 सीटें मिली। अब उनका डाउनफॉल हुआ, 18 से 12 सीटों पे आ गए बीजेपी भाई वाह लोकसभा के इलेक्शन में। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात बहुत है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद बहुत लोगों ने बोला बीजेपी खत्म हो गई बंगाल में। लेकिन दोस्तों, राजनीति में जो दिखता है हमेशा सच नहीं होता। बीजेपी ने 2024 को डिफीट नहीं माना, एक डायग्नोसिस माना कि इससे हम क्या सीख सकते हैं। और यही बात बिजनेस में भी लागू होती है। जब भी आप फेल होते हैं तब तक आप फेल नहीं है जब तक आपने फेलियर माना नहीं है और उससे आप ये सीखते हैं कि आगे क्या करें, वजह क्या हुई, डायग्नोसिस क्या है, एनालिसिस क्या है। और 2026 में फिर से एक भूकंप आया, फिर से एक अर्थक्वेक आया और बीजेपी बाउंस बैक की 206 सीट्स के साथ। क्योंकि दोस्तों ये मेजॉरिटी नहीं है, ये लैंडस्लाइड है। जी हाँ, लैंडस्लाइड। ममता बनर्जी 15,000 वोटों से वो खुद हार गई। सोचो, जिस लीडर ने लेफ्ट को हराया, 34 साल पुरानी सरकार को हराया, आज वो खुद हार गई। जिस लीडर ने बंगाल को 15 साल रूल किया, जिस सीट को उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता था, वहीं से हार। ये कैसे पॉसिबल हो?
क्योंकि राजनीति में सीट कभी कभी सीट नहीं होती। ये विक्ट्री बीजेपी के लिए एक पॉलिटिकल विक्ट्री है और ममता जी के लिए ये बड़ा साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक डिफीट है दोस्तों। तो अब आते हैं बीजेपी की स्ट्रेटजी पे। नंबर 1 स्ट्रेटजी पेशेंस, सब्र। बीजेपी ने बंगाल में शॉर्टकट नहीं लिया। 2014 से 2026 तक 12 साल हर बूथ पर एक स्ट्रक्चर बनाया, हर रीजन का डेटा स्टडी किया। जी हाँ, डेटा। बीजेपी ने इसे एक स्टेट की तरह नहीं देखा, एक राज्य की तरह नहीं देखा। इन्होंने पूरे बंगाल को कई टुकड़ों में बांट के एक अलग स्ट्रेटजी से, अलग अलग स्ट्रेटजी के साथ देखा। अलग अलग स्ट्रेटजी हर एरिया के लिए बनी। और दोस्तों यही प्रोफेशनल पॉलिटिक्स है, यही प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, यही प्रोफेशनल स्ट्रेटजी है जो हम लोग सिखाते हैं बिजनेस में। एक अनाड़ी पार्टी स्लोगन बनाती है, प्रोफेशनल पार्टी बूथ बनाती है। स्ट्रेटजी नंबर 2 बूथ लेवल ऑर्गेनाइजेशन। बंगाल में दोस्तों इलेक्शन व्हाट्सएप से नहीं जीता जाता जैसे और स्टेट्स में जीता जाता है। बंगाल में इलेक्शन बूथ से जीता जाता है, बूथ से। बीजेपी ने बूथ कमिटीज बनाई, नेशनल नैरेटिव को लोकल इश्यू से कनेक्ट किया। दिया नेशनल नैरेटिव को लोकल इश्यू के साथ कनेक्ट किया। हर वोटर कैटेगरी के लिए डिफरेंट मैसेजिंग बनाई। ये बड़ी कमाल की बात है, हर वोटर कैटेगरी के लिए डिफरेंट मैसेजिंग। एक मैसेज सबको नहीं दिया। वुमेन के लिए बात की, सिक्योरिटी की, बिकॉज ये जो रेप कांड हुआ, वहां पर जो रेप विक्टिम थे, ये जो महिलाओं के लिए सिक्योरिटी का सवाल उठा, आरजी कार मेडिकल कॉलेज की जो रेप केस हुआ, उसके लिए महिलाओं के लिए अलग मैसेज, अलग नैरेटिव बनाया। यूथ के लिए जॉब, उसका मैसेज बनाया गया। बिजनेस कम्युनिटी के लिए स्टेबिलिटी, हिंदू वोटर्स के लिए आइडेंटिटी और बॉर्डर एरियाज के लिए इन्फिल्ट्रेशन, जो वहां से बॉर्डर के पार से दूसरे लोग इधर आते हैं। रूरल वोटर्स के लिए करप्शन और वेलफेयर लीकेज। तो ये इलेक्शन लाउड स्पीकर से नहीं जीता गया, ये वोटर की प्रॉपर मैपिंग से जीता गया है। और आप समझ रहे हैं वोटर की मैपिंग क्या होती है। स्ट्रैटेजी नंबर 3 एंटी इनकम्बेंसी को एंगर में, लोगों के गुस्से में कन्वर्ट करना। एंटी इनकम्बेंसी होती है जब कोई सरकार काम करना बंद कर देती है, और एंटी इनकम्बेंसी ऑटोमेटिकली वोट पे कन्वर्ट नहीं होती, उसको एक नैरेटिव चाहिए, एक मैसेज चाहिए। बीजेपी ने टीएमसी के लिए 3 बड़े इमोशन बिल्ड किए, ध्यान से सुनना। पहला करप्शन, दूसरा पॉलिटिकल वायलेंस, गुंडागर्दी, तीसरा वुमेन सेफ्टी। आरजी कार को उन्होंने मुद्दा बनाया, वहां पर जो रेप हुआ और गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया, और वहां पर ममता जी से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, उन्होंने खुद इस पे कोई एक्शन नहीं लिया, कोई सहानुभूति तक नहीं जताई। स्कूल रिक्रूटमेंट स्कैम, लोकल लेवल करप्शन, कट मनी एलिगेशन, केडर डोमिनेशन और वुमेन सेफ्टी कंसर्न ने टीएमसी के इमेज को बहुत ही ज्यादा खराब किया। बीजेपी ने बोला दीदी ने बंगाल को चेंज किया, लेकिन अब बंगाल को दीदी से चेंज चाहिए, दीदी को बदलना है। और दोस्तों ये लाइन इमोशनल भी थी और स्ट्रेटेजिक भी थी। रिस्पेक्ट भी रखा, अटैक भी किया। और पॉलिटिक्स का सबसे भारी पंच होता है जिसमें इंसल्ट कम और सच ज्यादा होता है। स्ट्रेटेजी नंबर 4 शुवेंदु अधिकारी फैक्टर। ये क्या है, ये देखते हैं। शुवेंदु अधिकारी ममता के अगेंस्ट फेस बन गए। 2021 में नंदीग्राम में शुवेंदु ने ममता को हराया था। 2026 में भवानीपुर में भी उन्होंने ममता को हरा दिया, और इसका इम्पैक्ट ह्यूज है। क्यों? ममता के सामने बीजेपी को एक लोकल फाइटर चाहिए था। दिल्ली की लीडरशिप से उनको मालूम था बंगाल का इलेक्शन नहीं जीता जा सकता, और बीजेपी को बंगाल का एक फेस चाहिए था, और शुवेंदु ने वो रोल बाखुद भी निभाया। उन्होंने टीएमसी के अंदर के सिस्टम को समझा, केडर पॉलिटिक्स समझी, लोकल इक्वेशन समझे, और ममता के अगेंस्ट डायरेक्ट चैलेंज बन गए। स्ट्रेटेजी नंबर 5 लोकल इश्यू प्लस नेशनल लीडरशिप। बीजेपी ने बंगाल में ब्रांड मोदी को यूज किया, अमित शाह की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी यूज की, तो लेकिन सिर्फ नेशनल लीडरशिप ने ये इलेक्शन नहीं जीता। बीजेपी ने नेशनल पावर को लोकल एंगर के साथ कनेक्ट किया। तो मैसेज दोस्तों क्लियर था, सेंटर में बीजेपी है, अगर बंगाल में भी बीजेपी आएगी तो डेवलपमेंट डबल तेजी से होगा, लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव होगा, करप्शन कंट्रोल होगा, इंडस्ट्री कॉन्फिडेंस वापस आएगा। और ये प्रॉमिस वोटर्स को बहुत सिंपल लगा और प्रैक्टिकल लगा। और बंगाल का वोटर दोस्तों इंटेलेक्चुअल है, उनको कॉम्प्लिकेट मैनिफेस्टो नहीं चाहिए। वहां के वोटर को चाहिए सिंपल आंसर, मेरा घर सेफ होगा, मेरी बेटी सेफ होगी, मेरा बिजनेस चलेगा और मेरे बच्चों को जॉब मिलेगी। मेरे वोट का
रिस्पेक्ट होगा। और बीजेपी ने इसी एंजाइटी को कैप्चर करा। बीजेपी इलेक्शन का एक एक इमोशन वुमेन सेफ्टी को लेके था और टीएमसी का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस वुमेन वेलफेयर का था। और ममता दीदी खुद एक पावरफुल वुमेन लीडर रही हैं। और जब वुमेन सेफ्टी का नैरेटिव टीएमसी के अगेंस्ट होने लगा तो बीजेपी ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और पनीहती में आरजी कार विक्टिम की मदर रत्ना देवीनाथ की विक्ट्री को मीडिया ने मेजर इमोशनल मूवमेंट के रूप में रिपोर्ट किया और अखबारों ने बोला कि अभया की मदर पनिहारी सीट जीती। दोस्तों, ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं थी, यहाँ पे बहुत इमोशन, बहुत कुछ इन्वॉल्व है। ये पेन का पॉलिटिक्स में कन्वर्जन था, एक दर्द का पॉलिटिक्स में, राजनीति में कन्वर्जन। तो दोस्तों, जब एक माँ सिस्टम के अगेंस्ट खड़ी होती है तो ये एक कैंडिडेट नहीं होती, ये कॉन्शियस होती है, ये कॉन्शियस बन जाती है। और जब कॉन्शियस वोट मांगती है तो हर जाति, हर पार्टी से लोग उठ के ऊपर वोट करते हैं। एक लाइन याद रखिए, जब जस्टिस सिस्टम से नहीं मिलता तो पब्लिक बैलेट को जस्टिस बना देती है। फिर से कहूंगा, जब जस्टिस सिस्टम से नहीं मिलता तो पब्लिक बैलेट को जस्टिस बना देती है। स्ट्रेटेजी नंबर 7, लेफ्ट और कांग्रेस का कोलैप्स, इन दोनों का गिरना। पहले बंगाल में एक ट्रायंगल था, लेफ्ट, कांग्रेस और टीएमसी, फिर ये ट्रायंगल हो गया कोलैप्स। 2019 में लेफ्ट ऑलमोस्ट वाइप आउट हो गया, सफाई हो गई इनकी, तो लेफ्ट रही नहीं गई। 2021 असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस का सफाया हो गया। तो दोस्तों, जब ऑपोजिशन का स्पेस खाली होता है तो कोई ना कोई तो भरेगा और बीजेपी ने बंगाल में यही किया। तो जो टीएमसी के अगेंस्ट बंगाल की जनता का गुस्सा था वो लेफ्ट को तो मिला नहीं, अब कांग्रेस को भी नहीं मिला तो किसको मिला? ऑब्वियसली बीजेपी को मिला, क्योंकि वोटर को लगा बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो टीएमसी को हरा सकती है। पॉलिटिक्स में आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, लेकिन विनेबिलिटी, जीतने का जुनून, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वोटर अपना कभी वोट वेस्ट नहीं करना चाहते और टीएमसी के अगेंस्ट वोटरों ने डिसाइड कर लिया कि इस बार बीजेपी को वोट दो। स्ट्रेटेजी नंबर 8, हिंदू कंसोलिडेशन और कल्चरल पॉलिटिक्स। दुर्गा पूजा, काली पूजा, रामनवमी, बॉर्डर सिक्योरिटी, मतुआ कम्युनिटी, रिफ्यूजी आइडेंटिटी, सीएए नैरेटिव, और इन सब को बीजेपी ने बनाया पॉलिटिकल नैरेटिव का हिस्सा और बीजेपी ने उस डिवीजन को रिड्यूस किया। लीडरशिप अल्टरनेटिव, ये सारा कुछ कंबाइन था। तो दोस्तों, इलेक्शन सिर्फ एक इंग्रेडिएंट से नहीं जीता जा सकता, सिर्फ एक मसाले से नहीं जीता जा सकता। इलेक्शन एक जैसे पूरी डिश बनती है, कई सारे मसाले डलते हैं, कई सारे और चीजें डलती हैं, तब एक बढ़िया डिश बनती है। अब आता है स्ट्रेटेजी नंबर 9, कैंडिडेट सिलेक्टिंग एंड माइक्रो टारगेटिंग। और 2026 में बीजेपी ने इस मुद्दे को बहुत सीरियसली लिया। लोकल क्रेडिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट का कास्ट, कम्युनिटी, लोकल वर्क, अपोजिशन एक्सेप्टेबिलिटी, बूथ स्ट्रेंथ, पर्सनल इमेज, सब कैलकुलेट किया गया। पॉलिटिक्स में कैंडिडेट का नाम बोर्ड पर लिखा होता है, लेकिन उसके पीछे कम से कम 500 इक्वेशन छुपी होती है उस नाम के पीछे। और 2026 में बीजेपी ने इस इक्वेशन को बखूबी यूज किया। अब सवाल है, ममता की डिफीट का क्या रीजन है? क्यों हारी ममता बनर्जी? 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, सरकार थोड़ी सी सुस्त पड़ गई, थोड़ी सी कंफर्ट जोन में चली गई, गवर्नेंस खराब हो गई, वोटर ने चेंज को सोचा। दूसरा, लोकल कैडर एरोगेंस, उनको घमंड आ गया लोकल कैडर को। आप आज देखिए इंटरनेट पे वीडियो भरे पड़े हैं, लोग अब हिम्मत करके बोल रहे हैं कि उनके साथ क्या क्या होता था, किस तरह की गुंडाई होती थी। हो सकता है कुछ सच हो, कुछ झूठ हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे वीडियो उभर के आ रहे हैं। तो जब आपके लोकल कैडर जनता से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो चीफ मिनिस्टर की क्रेडिबिलिटी भी कम हो जाती है, उसका खुद का डिस्कनेक्ट हो जाता है। तीसरा रीजन, करप्शन, बेईमानी। और राजनीति में परसेप्शन रियलिटी से ज्यादा पावरफुल होता है। एक इमेज बन गई कि ये सरकार करप्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो ले डूबी सरकार को, वुमेन सेफ्टी नैरेटिव। और वुमेन सेफ्टी का मुद्दा अपोजिशन के हाथ में आना टीएमसी और ममता के लिए बहुत ही ज्यादा डैमेजिंग था और बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव बन के आया। जनता किसी रूलिंग पार्टी को तभी हराती है जब उन्हें लगता है कि सामने कोई दूसरा पावरफुल है जो चला सकता है सरकार को, तभी
उस सरकार को हटाया जाता है। ममता एक बड़ी स्ट्रांग लीडर थी, लेकिन 2026 में बीजेपी ने उनके सामने नेशनल पावर प्लस लोकल चैलेंजर दोनों खड़े कर दिए। रीजन नंबर 7, ऑपोजिशन वोट कंसोलिडेट। अब आते हैं मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल लेसन। ममता बनर्जी ने लेफ्ट को हराया था बंगाल की एक पावरफुल आवाज बनकर। अब बीजेपी ने वही आवाज को गुस्से में कन्वर्ट करके ममता को हराया। बंगाल का गुस्सा बंगाल की आवाज बनकर। सेम फार्मूला, डिफरेंट टाइम, डिफरेंट टारगेट। 2011 में बंगाल का गुस्सा लेफ्ट के अगेंस्ट, और वही गुस्सा कन्वर्ट हो गया 2026 में टीएमसी और ममता दीदी के अगेंस्ट। तो अब आते हैं इस इलेक्शन से एंटरप्रेन्योर बिजनेस लेसन क्या है, आप क्या सीख सकते हैं। नंबर 1, लॉन्ग गेम विंस। बीजेपी ने 12 साल इन्वेस्ट किया, जी हाँ 12 साल। नंबर 2, ग्राउंड नेटवर्क बीट सोशल मीडिया। बूथ विंस इलेक्शंस, सिस्टम विंस बिजनेस। नंबर 3, डेटा प्लस इमोशन। भाई ये बड़े डेडली होते हैं, ये कॉम्बिनेशन तो बड़ा ही खतरनाक है। सिर्फ और सिर्फ इमोशन से क्राउड मिलता है जब यहाँ से कनेक्ट होता है, आप सब समझते हो, और डेटा प्लस इमोशन से कन्वर्जन मिलता है। चौथा लेसन, कभी भी किसी हार को वेस्ट मत करना। बीजेपी ने हर डिफीट को फीडबैक बनाया, और यही बिजनेस का सबसे बड़ा लेसन है कि हर फेलियर को एक फीडबैक समझ के करेक्शन करो और आगे बढ़ो। लेसन नंबर 5, ब्रांड नीड लोकल ट्रस्ट। आज मैं भी अगर यहाँ नॉर्थ में एक ब्रांड हूँ, बंगाल में गया या साउथ में गया, तो मुझे लोकल ट्रस्ट जीतना पड़ेगा वहाँ का ब्रांड बनने के लिए। तो बिजनेस में भी फाउंडर दोस्तों ब्रांड हो सकता है, लेकिन लोकल जीतने के लिए वहां की लोकल सपोर्ट, लोकल सेल्स टीम तो चाहिए ही होगी। तो दोस्तों 2026 के बंगाल इलेक्शन को एक लाइन में समझिए। ममता बनर्जी ने 2011 में 34 साल का लेफ्ट का रूल खत्म किया, और 2026 में बीजेपी ने टीएमसी और ममता का रूल खत्म किया। दोस्तों हिस्ट्री रिपीट नहीं होती, हिस्ट्री वार्निंग देती है। पावर कभी परमानेंट नहीं होती। आज मोदी जी भी पावर में, शायद कल वो भी नहीं रहेंगे। जनता परमानेंट होती है, जनता हमेशा जीतती है। हमने वो टाइम देखा जब राजीव गांधी को 400 सीटें मिली, हमने वो टाइम देखा जब इंदिरा गांधी लैंडस्लाइड विक्ट्री से जीतती थी। हमने बहुत सारी विन, बहुत सारी लूज, बहुत सारे लीडर, बहुत सारे नेता, हिटलर भी आया और चला गया, लेकिन जनता, आप और हम परमानेंट होते हैं। कुर्सी परमानेंट नहीं होती, लेकिन आपका मूड, जनता का मूड परमानेंट होता है। नरेटिव परमानेंट नहीं होता। जो लीडर जनता की भावनाओं को समझता है वो राइज करता है। इतिहास गवाह है, जिस भी लीडर ने जनता को इग्नोर किया वो गिर गया, तो उसका कैरियर खत्म हो गया, वो हार गया। बंगाल ने 2026 में फिर बोला पॉरी बोटोन, और इस बार कमल का फूल खिल गया। तो दोस्तों कमेंट में बताइए कि सबसे बड़ा रीजन ममता बनर्जी के हारने का और बीजेपी के जीतने का क्या था। मोदी फैक्टर, शुवेंदु फैक्टर, वुमेन फैक्टर, करप्शन फैक्टर, गवर्नेंस फैक्टर, घमंड फैक्टर, क्या फैक्टर था? क्योंकि बंगाल का रिजल्ट सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, ये लीडरशिप, पेशेंस और पब्लिक मूड का मास्टर क्लास है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और हमारी तजुर्बा ऐप को डाउनलोड करें। वहाँ बहुत सारे आपको फ्री बिजनेस कोर्सेज, बिजनेस प्रोग्राम मिलेंगे और लीड्स मिलेंगी। अभी तकरीबन 40,000 मेंबर है वहाँ पर तजुर्बा के। आप आज ही डाउनलोड करिए और वहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट पोस्ट कीजिए, कुछ लीड्स होंगी उनको कैप्चर कीजिए, और बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं, फ्री प्रोग्राम है बिजनेस के लिए, आपके लिए। थैंक यू।